नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका बेहद खास कार्यक्रम में। अब 24 घंटे खुलेंगे बार, नई आबकारी नीति पर उठे सवाल। जी हां, हरियाणा की नई आबकारी नीति पर अब राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इस राजनीति के पीछे वजह क्या है? आखिर इस नई नीति में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन्होंने विपक्ष को हमला करने का मौका, एक अवसर दे दिया है? और इस नई आबकारी नीति का जनता पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। तो नई आबकारी नीति में क्या है? अभी बार और रेस्तरां रात 3 बजे तक खुलते हैं, तो शराब की दुकानें सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक खुलेंगी। विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी। तो नई आबकारी नीति के जरिए सरकार ने क्या संदेश देने का काम किया है, इसको भी हम जानेंगे। शराब बनाने का कारखाना स्थापित करना भी आसान होगा। इसके अलावा शराब कारखानों के लिए लाइसेंस फीस 15 लाख से घटकर 1 लाख की है। तो शराब पर वैट 10% से घटाकर 3% किया गया है। देशी शराब पर IMFL 13 से 14% से घटाकर 12% कर दिया गया है। तो नई आबकारी नीति 12 जून से लागू होगी। और क्या क्या बदलाव है, यह हमने आपको बताए। तो वहीं बार और रेस्तरां सुबह 8 बजे तक खुल पाएंगे। अभी बार और रेस्तरां रात 3 बजे तक खुलते हैं, यानी कि समय को बढ़ा दिया गया है, टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। नई आबकारी नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। तो सरकार ने तो नई आबकारी नीति लाकर क्या संदेश दिया है, इसे तो हम जानेंगे ही, लेकिन विपक्ष का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आपको सुनवाते हैं। आज हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी को छुपाने के लिए दारू सस्ती कर दी। दारू का ठेकों का समय सुबह 8 बजे तक का कर दिया, यानी कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे, महिला बहन बेटी मंदिर जाएंगे, तो दारू खाने से टहलते हुए लोग निकलेंगे और टकराव होगा। क्या चाहती है हरियाणा सरकार? युवक नौकरी को भूल के नशे में डूब जाएं, या युवक डिप्रेशन में जाकर? तो नई आबकारी नीति में क्या बदलाव किया गया है, यह हमने आपको बताया विस्तार पूर्वक, लेकिन विपक्ष का जो पॉइंट है वो भी आपने सुना। और ये भी हम जानेंगे कि आखिर नई आबकारी नीति लाकर सरकार ने क्या संदेश देने का काम किया है। तो आपको अब तारुफ भी करवा देते हैं हमारे मेहमानों से। आपको बता दें, हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता प्रदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता सुशील सिंह भी जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका रुख करेंगे। सुशील, दर्शकों को आप सबसे पहले ये बताएं कि नई आबकारी नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और युवाओं का इस बदलाव को लेकर क्या सोचना है, क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए, जो आबकारी नीति 2022-23 लागू किया गया है और 12 जून से लागू हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा 2 बातों पे ध्यान रखा गया है। क्योंकि 2 साल के दौरान जो देखा गया कि किस तरह से कोरोना काल में सबसे ज्यादा, चाहे होटल इंडस्ट्री हो या पब बार की इंडस्ट्री हो, ट्रेवल इंडस्ट्री हो, ये सबसे ज्यादा इन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो शराब या पब बार्स हैं, ये हरियाणा या किसी भी राज्य के राजस्व के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इस बार जो राजस्व का लक्ष्य भी रखा है और जो आबकारी नीति बनाई है, उसमें इन 2 बातों का ख्याल रखा गया है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदेश सरकार को राजस्व आए, और साथ ही जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, खास तौर पे इन इंडस्ट्रीज में, पब बार्स की इंडस्ट्री में, उनको कैसे दोबारा स्थापित किया जाए, उन्हें कैसे दोबारा रोजगार मिले। इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है। साथ ही देखिए, इसका असर इतना पड़ा कि दिल्ली सरकार ने भी नई आबकारी जो नीति घोषित की है, उसमें दिल्ली सरकार ने भी अब 3 बजे तक पब एंड बार खोलने की इजाजत दी है। और देखिए अंतर कितना है, यश अगर मैं बताऊं तो पूरे दिल्ली में 450 के आसपास पब बार्स ऐसे हैं जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, और केवल हरियाणा का एक गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है, गुरुग्राम कमिश्नरेट है,
जिसके केवल 4 इलाकों का जिक्र करें, सोहना रोड का, गोल्फ कोर्स रोड का, सेक्टर 29 का, एमजी रोड का और पालम बिहार का, तो केवल इन इलाकों में 150 पब बार है। और जो नया आदेश जारी किया गया है, जो 12 तारीख से लागू हुआ, उसके मुताबिक इनके जो पब बार्स की टाइमिंग है, जो दोपहर 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक रखा गया है, वो सामान्य रखा गया है। यानी पहले भी 18 लाख का फीस था, अभी 18 लाख रखा गया है। लेकिन जैसे ही 2 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक, यह यश आपको क्लियर कर दूं कि यह ऐच्छिक है। अगर कोई बार रेस्टोरेंट नहीं चाहता वो ऐच्छिक टाइमिंग लेने के लिए, तो उसे एक्स्ट्रा शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमूमन जो बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, उनकी शिकायतें रहती थी कि लोग आते थे और 2 बजे वहां से निकलते थे, पुलिस उन्हें पकड़ती थी या बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो निश्चित तौर पे इससे यह फायदा होगा कि लोग सुबह 6 बजे तक, 8 बजे तक पब बार में रहेंगे, यानी उनके नशे उतर जाएंगे, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे और अपने गंतव्य के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी ये अच्छा माना जा रहा है। जो व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, वो भी इसे अच्छा बता रहे हैं, और खासकर वो युवा इसे अच्छा बता रहे हैं इस नीति को। जो युवा पब बार का रुख करते हैं और रात को 2 बजे निकलने के बाद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना ठीक है सुशील, अब विपक्ष का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? हम केवल ढींगरा जी का रुख करेंगे। केवल ढींगरा जी, पब और बार 24 घंटे अब खुलेंगे और नई आबकारी नीति का कांग्रेस को कितना समर्थन है? इनके जो जिस तरह से ये महानुभाव थे, इन्होंने अपना वक्तव्य कि वो जो लोग पब बार में रात को पिएंगे और वो 6 बजे तक उतार के अपने घर जाएंगे, तो क्या ये हरियाणा सरकार उनकी बेड की, सोने की व्यवस्था भी वही करेगी? ये पूछना चाहिए इन महानुभाव से। और ये दूसरी तरफ ये भी पूछना चाहिए कि आप लोगों को, देशवासियों ने, जो हरियाणा के लोगों ने शराब पिलाने के लिए चुना है क्या सरकार को, कि वो सरकार शराब की व्यवस्था पूरे 24 घंटे के लिए कर दे? ये इस बात के लिए नहीं चुना, विकास के लिए चुना, सड़कें बनाने के लिए चुना, पानी होने से, बिजली के लिए चुना। अब बिजली पानी व्यवस्था वो तो है नहीं प्रदेश के अंदर, शराब जो है 24 घंटे पिलाओ। कैसी बातें करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के ऐसे प्रवक्ता और ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ है, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। और ऐसे लोगों को किस तरह से मीठी मीठी बात करके लोगों को प्रलोभन देने का या लोगों को उत्साहित करने का काम जो इस तरह के लोग करते हैं, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। जो सरकार अपना नीति लेके आ जाए, उसी को ही उसकी आलोचना करने की बजाय, उसकी नीति को समझने की बजाय, अगर कोई सड़क बनाई हो तो मैं समझ सकता हूँ कि सड़क की उसके लिए कहना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। अगर बिजली के यूनिट 2-4 लगा दिए हो तो सोचना चाहिए कि इन्होंने आम आदमी को बिजली पर उपलब्ध होगी, बहुत अच्छा काम किया। अगर आप 24 घंटे शराब पिलाने के लिए अगर इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं इस तरह के, ठीक है, मतलब जो सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई है, मतलब जो सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई है, कांग्रेस उसके खिलाफ है। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूं जो इस तरह की बढ़ावा देते हैं और जो शराब की नीति लाई है जो सरकार, वो बीजेपी और जेजेपी, बीजेपी आंख मूंदी हुई है और जेजेपी काठी पे सवार हुई है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये नीतियां ला रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये नीतियां बीजेपी की तरफ से नहीं आई, जेजेपी की तरफ से आई है। अच्छा, जेजेपी की तरफ से ये नीतियां आई है। ठीक है, प्रदीप चौधरी जी वो कह रहे हैं रोजगार देना चाहिए, सड़क बनानी चाहिए, आप तो 24 घंटे शराब पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार आती है उसका एक मॉड्यूल होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक मुद्दों पे काम वो करती है। हमारी गठबंधन की सरकार है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारी सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और अभी पीछे हमने महामारी के एक बड़ा संकट का काल देखा है, पिछले 2-3 साल जो गए हैं, कोविड की महामारी, विश्व में 1920 के बाद ऐसा संकट का काल कभी नहीं आया। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के जीवन को सुलभ बनाए, लोगों के जीवन को आसान बनाए। उसके लिए ही सरकार, चाहे कोई भी सरकार होती है, कोशिश रहती है जनहित के काम करे, रेवेन्यू बढ़े। मेरे काबिल दोस्त काम बात कर रहे थे सड़क की, विकास की, खैर उन मुद्दों को तो मैं छोड़ ही देता हूं क्योंकि वो पूरे हरियाणा में दिख रहा है, चाहे कोई भी रोड हो। हमने तो 22 फीट से लेकर 11 फीट तक के रास्ते नहीं छोड़े, नेशनल हाईवेज का जाल बिछा दिया है, सारे स्टेट हाईवेज को चौड़ा किया जा रहा है, वो सब मुद्दे अलग हैं।
बाकी कुछ मुद्दे हैं जो मैं शराब की नई नीति, आबकारी नीति आई है, उसको लेके रखना चाहूंगा, मुद्दे से नहीं हटते हैं। अभी क्या हुआ है कि लोग गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, जो हमारे दिल्ली एनसीआर के एरिया हैं, इसमें क्या है कि आईटी कंपनीज बहुत है और यहाँ पे डबल शिफ्ट में काम चलता है, डबल भी ट्रिपल शिफ्ट में काम चलता है। लोग यहाँ पे, लोगों का जीवन पूरी रात चलता है, 24 घंटे यहाँ पे जीवन चलता है। तो उसी के हिसाब से थोड़ा एक तो चेंज करना पड़ेगा। जो लोग रात को जाते हैं जॉब में, वो दिन में सोते हैं, जो दिन में जाते हैं वो रात को सोते हैं। तो ये चक्कर का भी ध्यान में रखते हुए, एक तो ये बड़ा लोगों का सुझाव था, हमने इससे पहले सर्वे भी करवाया था, उसमें कुछ बातें आई थी निकल के। दूसरा, कोविड के काल में सरकार का रिवेन्यू का बहुत लॉस हुआ है, तो रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि जो भी जनहित के काम है उनके लिए लगातार, आपको भी पता है, खजाने पे भार पड़ता है, खजाने पे रुपया भी चाहिए, तो इसके लिए नई आबकारी का नीति, एक नया राजस्व लक्ष्य भी प्राप्त करना है। तीसरा, हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर कच्ची दारू का बड़ा काम है, कच्ची शराब बहुत बिकती है, उसको हतोत्साहित करने के लिए, ताकि लोग कच्ची शराब का सेवन कम करें, क्योंकि जब कच्ची शराब का सेवन होता है, ना तो उनपे कोई लाइसेंस होता है, ना उनपे हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कच्ची शराब के उत्पादक हैं और वो जो उनको कारोबारी हैं, उनपे भी नकेल कसने के लिए इस नए आबकारी नीति पे लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमने कुछ चीजें रखी हैं कि समाज में सुधार हो जाए, लोग तरीके से रहें, खुले सार्वजनिक स्थानों पे ना पिएं। अब 24 घंटे खुले रहेंगे तो उनके लिए शराब पीने के स्थान हमेशा खुले हैं। और ये तो सबको पता है कि ये शराब जो ऐच्छिक विषय है, जिसको पीना है वो पिएगा, जिसको नहीं पीना है वो नहीं पिएगा। अगर 24 घंटे शराब नहीं खोले जाएं, ये स्थान भी अगर 24 घंटे पब और बार नहीं खोले जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीने वाले हैं वो पब से बाहर नहीं पिएंगे। सिर्फ इसका एक उद्देश्य ये है कि वो सार्वजनिक स्थानों में, पार्कों में बैठ के ना पिए, सड़कों पे ना पिए, ग्रीन बेल्ट में बैठ के ना पिए, उनको एक प्रॉपर स्थान मिल जाएगा, तो 24 घंटे वो वहां पे पी सकेंगे। वही तो कह रहे हैं कि आप तो लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि आप 24 घंटे शराब पीजिए। केवल ढींगरा जी वही तो कह रहे हैं। नहीं, 24 घंटे तो शराब पीने के लिए व्यवस्था करके दे रहे हैं लोगों। नहीं, मैं इस पे दोबारा आना चाहूंगा। अब वो उनको थोड़ा गलती हो रही है इसमें। लोग तो, जो शराब ऐच्छिक विषय है, जिसने पीनी है वो 24 घंटे भी पीता है, जिसको नहीं पीनी है वो रात को भी पीता है, जिसको नहीं पीनी वो बिल्कुल नहीं पीता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पीने वाले हैं वो सार्वजनिक स्थानों पे पीते हैं, मंदिरों के किनारे बैठ के पीते हैं, पार्कों में बैठ के पीते हैं, स्कूलों के पास बैठते हैं, या और किसी वाटर सप्लाई के भवन में जाके पीते हैं, उन लोगों को यही शिकायत रहती है कि हमें भाई रात में जगह मिलती है, तो उन लोगों की भी व्यवस्था करवानी जरूरी है। ठीक है। केवल ढींगरा जी, पॉइंट सामने रखे कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाकर ना पिएं, एक उनके लिए जगह तय हो जाए। दूसरा पॉइंट ये कि सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े और एक जो राजस्व को लेकर लक्ष्य रखा है वो भी हासिल किया जा सके। इन पॉइंट से आप कितना सहमत हैं? क्या इसमें यह दिखलाई देता है कि सरकार का हित ज्यादा है या फिर पब और बार संचालकों का? केवल ढींगरा जी का एक बार फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, टेक्निकल इश्यू है, एक बार फिर से हम दुरुस्त करेंगे, उनके पास जाएंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, प्रदीप चौधरी जी ने कहा कि हमने सर्वे करवाया है जिसमें कुछ पॉइंट्स निकलकर सामने आए और उस सर्वे को एक तरह से हमने लागू करने का काम किया है, लेकिन युवाओं की मंशा क्या रहती है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि गुरुग्राम एक चलती फिरती नगरी है जहां पर लाखों लोगों की आवाजाही एक दिन में होती है। किसी की सुबह की शिफ्ट रहती है, किसी की शाम की, किसी की रात। देखिए, यश केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है यहाँ। उन्होंने सवाल भी उठाया था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, शायद उन्होंने सुना नहीं। और मैं उनको बताऊं, अपने दर्शकों को भी बताऊं कि जब 2008-9 में गुड़गांव में पब का कंसेप्ट शुरू हुआ और उस वक्त 16 पब्स खोले गए थे और उस वक्त 12 बजे की टाइमिंग थी, रात दोपहर 12 से लेकर रात 12 बजे तक की टाइमिंग होती थी। और उसके बाद जो सड़कों पे तांडव हम देखते थे लगातार सुरक्षा को लेकर, और पुलिस कर्मियों और शराब पीने वालों के साथ जो लड़ाई झगड़े की रोजाना तस्वीरें आती थी, मुझे लग रहा है, मुझे याद है कि कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं था, अखबार नहीं था कि दूसरे दिन की खबर यह न बनती हो। और अमूमन फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन तो ऐसा होता था कि एमजी रोड इलाके में, या फिर जहां पब्स बार की शुरुआत एमजी रोड से हुई थी, तो सेक्टर 29 थाने में कोई मामला दर्ज न हो रहा हो इस तरह के, और चाहे रेप के मामले आ रहे हों, छेड़छाड़ के आ रहे हों, मारपीट के आ रहे हों, लड़कियों के साथ मारपीट के। और ढींगरा साहब अगर आए लाइन पे तो उनसे आप पूछना
कि 2010 का समय था, 31 दिसंबर को एक लड़की को एमजी रोड पर सरेआम रेप करने की कोशिश की गई। और रेप करने की कोशिश इसलिए की गई कि वो पब बार 12 बजे बंद कर दिए गए थे और लोग शराब के नशे में सड़कों पर उतरे थे, और उतरने के बाद उन्होंने उस लड़की के साथ इस तरह की अमानवीय घटना करने की कोशिश की थी। सरेआम नग्न स्थिति में हमने देखा था और मैं खुद वहां रिपोर्टिंग किया हूं। देखिए, मैं सरकार की पॉलिसी अच्छी है खराब है इसको बताने के लिए यहाँ नहीं हूं, लेकिन मुझे जो सरकार ने किया है, जो बीइंग ए संवाददाता, बीइंग ए रिपोर्टर, मेरा फर्ज है कि सरकार ने जो आबकारी नीति लागू की है, मैं अपने दर्शकों को आबकारी नीति बताऊं और जो सरकार ने इसके फायदे बताए हैं उन फायदों को बताऊं। और देखिए, एक्सीडेंट का, नेशनल हाईवे का अगर डेटा निकाल कर अगर यश आप देखें तो उसमें एक्सीडेंट्स के जितने मामले आते हैं उसमें 70 से अबव % जो होते हैं वो शराब के नशे में होते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति 12 बजे 1 बजे तक का समय था, जैसे अभी चल रहा था 2 बजे तक गुरुग्राम एनसीआर में पब बार का समय चल रहा था जो खोलने की इजाजत थी। 2 बजे कोई व्यक्ति, चूंकि उसके बाद पुलिस पहुंचती थी और पुलिस इनको बंद करा देती थी, जितने पब्स बार थे लोग बाहर निकलते थे, अमूमन युवा बाहर निकलते थे नशे में, और 2 बजे निकलने के बाद उनके पास ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती थी और ना ही उनके पास किसी तरह की कोई और व्यवस्था की जो आसानी से घर पहुंच सकते। ओला उबर बुक करें या फिर उनके पास कोई टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी या फिर कोई अपनी जो वाहन है, अगर शराब के नशे में जो चलाते थे, एक्सीडेंट्स की घटनाएं होती थी, नहीं तो फिर कोई और वारदात को अंजाम देते थे। इस आबकारी नीति को जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं अगर इसका बेनिफिट देखता हूं तो केवल यह देखता हूं कि जो लोग भी रात 2 बजे तक नशे में टल्ली हो जाते थे वो अब 6 बजे तक उस पब बार में वेट कर सकते हैं सुबह होने का और अपना नशा उतरने का, और सुबह 6 बजे के बाद उन्हें चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी। एक बार फिर से सुशील, मैं आऊंगा आपके पास। केवल ढींगरा जी, उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपने सुने होंगे। 2010 में भी क्या स्थिति थी जब पब और बार खुलने की शुरुआत एमजी रोड में हुई थी? क्या चीजें और क्या व्यवस्थाएं और किस तरीके से परिस्थितियां पैदा होती थी, सारे पॉइंट्स आपने सुने होंगे। केवल ढींगरा जी। देखिए, मुझे इन लोगों पे हंसी आती है। ये प्रवक्ता है, राजनीतिक विशेषज्ञ है या गवर्नमेंट के एजेंट है, इनको समझना चाहिए। नहीं, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, हाँ जी, हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने उस समय भी रिपोर्टिंग की थी और क्या व्यवस्थाएं उस समय होती थी, क्या परिस्थितियां होती थी, वो बताने की कोशिश की है। इसमें कोई एजेंट वाली बात नहीं है, एक सच्चाई रख दी, हकीकत रखी, तो आप उसको स्वीकार नहीं पा रहे। सुशील, अपनी बात रखिए। मैं बात पूरी कर लूं, फिर आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ढींगरा जी, मैं जी बताइए। ढींगरा जी, आदरणीय ढींगरा जी, मेरा नाम सुशील है और मैं पत्रकार हूँ। शायद हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई है और मैं यहाँ पे कोई बीजेपी या कांग्रेस का प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूँ, मैं तो यह बता रहा हूँ। हाँ, मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आबकारी नीति में क्या है। और अच्छा बताइए सुशील जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं आबकारी नीति जो 2022-2023 है और ये जो लागू हुआ है तो क्या नियम कहता है और सरकार क्या कहती है, मैं दर्शकों को यह बता रहा हूं कि यह नीति क्या है। और आपने जो आपकी सरकार थी, आपकी भी नीति देखी है, और मैं 2008 में यही था जब शुरुआत हुई थी और यही एक रेपुटेड चैनल में था जब पब बार की 16 पब बार की शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री साहब हुड्डा साहब थे, तो उसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ कहा गया तो वो भी देखा है। देखिए, 24 घंटे शराब पिलाने का मसला मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं तो जिक्र कर रहा हूं कि ये जो आबकारी नीति लागू की गई है ये क्या कहती है आबकारी नीति। अब मैं बोलूं जी? हेलो जी, केवल ढींगरा जी, अपनी बात रखिए। देखिए, बात ये है, सुशील जी ने बीजेपी का जो मूल मंत्र है वो पढ़ा, लेकिन पत्रकार को अपनी हैसियत से मूल मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा सुशील जी को ये सुझाव है, उनको ये बताना चाहिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, इसके बारे में पत्रकार को अपनी राय रखनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, एंकर तो ये बात कह सकता है कि ये सरकार ने ये चीज करी है, लेकिन पत्रकार भी यही बात कहे तो वो क्या उसकी नीति है, मुझे समझ नहीं आई सुशील जी की बात। लेकिन चलो मैं एक बात कहता हूँ, ये जो शराब है, अगर हम इसको 6 बजे तक पब बार को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर बेड भी लगाने चाहिए कि जिसको नींद आ जाए वो वही सो जाए।
और वो सुबह उठ के फिर वो अपने घर चला जाए जब उसकी शराब उतर जाए। तो आप ये प्रदेश को शराबी बनाना चाहते हैं, उनको सुलाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ना। फिर साथ साथ अगर आप लोगों को शराब पिला के पैसा इकट्ठा करना है, उसके और रास्ते भी है, आप कोई और रास्ते से पैसा इकट्ठा कीजिए। अगर सरकार ने लोगों के खून चूस के पैसा ही इकट्ठा करना है, इतनी महंगाई हो चुकी, आज लोगों की जेब में पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जेब से पैसा इकट्ठा करके उनको शराब पिला के 6-6 बजे तक शराब पिलाना चाहती है ये सरकार। तो मुझे इस बात से अचंभा तो होगा, और मैं इस बात से इंडिविजुअल भी अपने तौर पे भी ये कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस ऐसी नीति बनाए तो मैं कांग्रेस की भी भर्त्सना करूंगा कि अगर 6 बजे तक किसी को पब बार खुले रखे और शराब पिलाने का काम करवाए तो कांग्रेस की खिलाफत भी करूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये मतलब नहीं है इस बात का, ये बात का मतलब है कि सरकार को जो लोगों ने चुना है, कोई अगर शराब पिलाने के लिए चुना है तो फिर शराब पिलाई जाए, जो बड़ी जोरदार पिलाई जाए, लेकिन शराब पिलाने के लिए सरकार को नहीं चुना। सरकार को लोगों ने चुना सड़क व्यवस्था के लिए, बिजली व्यवस्था के लिए, पानी व्यवस्था के लिए, उनको नौकरियां देने के लिए, उनकी जो महंगाई है उसके लिए चुना है। आप लोगों को, आप पत्रकारों को ये समझ आनी चाहिए कि कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है। सर, हम समझते भी हैं और लोगों को समझाते भी हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सर, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ व्याख्या कर रहे हैं सुशील जी को एक आप साथ ये भी रखनी चाहिए कि ये फैसला गलत है या अच्छा है या ठीक है या बुरा है। सर, हम जजमेंटल नहीं हो सकते, हम क्यों तय करें ये फैसला गलत है? नहीं, हम तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चर्चा कर रहे हैं ना, हम तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चर्चा कर रहे हैं जी, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चर्चा कर रहे हैं कि लोगों के हित में कितना है, सरकार के हित में कितना है। हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, ताकि लोगों के सामने एक सच्चाई आ सके, एक हकीकत सामने आ सके कि लोगों का इसमें हित कितना है, सरकार का हित कितना दिखाई देता है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार की इंटेंशन क्या है। यही जानने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं। आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपकी बात की मैं प्रशंसा करता हूँ, आप जो बात कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन एक पत्रकार को जजमेंटल भी होना चाहिए, साथ साथ उसको ये भी बताना चाहिए कि ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है। लेकिन जो ठीक है उसकी बात अपनी है, सुशील जी की बात अपनी है। देखिए, बीजेपी और जेजेपी तो ये काम करने में माहिर है। ठीक है, ठीक है। प्रदीप चौधरी जी, केवल ढींगरा जी, प्रदीप चौधरी जी इस पॉइंट पर बात रखना चाह रहे हैं। प्रदीप चौधरी जी, अपनी बात रखिए। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी नकाबपोश पार्टी है कि आज इनकी जनता हकीकत जान चुकी है। इनको 4 राज्यों में इनकी जमीन सरक चुकी है, लैंडस्लाइड विक्ट्रियां ये दे रहे हैं, अपोजिशन के नाम पे इनका लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं। और मैं तो एक रिकॉर्ड ऑन चैनल आज रिकॉर्ड एक बात पूछता हूं ढींगड़ा जी से कि कांग्रेस शासित जितने प्रदेश हैं, चाहे वो राजस्थान है, चाहे महाराष्ट्र में जो इनकी गठबंधन की महागाड़ी सरकार चल रही है, वहां पे तो ये लोगों को होम डिलीवरी करवा रहे हैं शराब की, टेट्रा पैक में पैक करा के मुंबई के अंदर होम डिलीवरी चल रही है। तो ये क्यों नहीं समर्थन वापस लेते? अपने राज्यों में तो मतलब ये वो हो गई, वहां तो यहां बुराई करते हैं, वहां नूरा कुश्ती करते हैं। मैं तो कहूं कि कांग्रेस सरकार अपने जितने राज्य हैं उनमें शराब बंद कर दे। ये शराबबंदी के इतने खिलाफ हैं, तो मैं तो कहता हूं कांग्रेस नीति जितने प्रदेश हैं, चाहे वो गठबंधन की सरकार में चल रहे हैं इनकी में, चाहे इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे अपना इनकी राजस्थान के अंदर है, चाहे मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, ये शराबबंदी बंद कर दें वहां पे और बैन लगा के फिर राज चला के दिखाएं। जिस प्रकार से आज ये कोस रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनमें तो टेट्रा पैक में घरों में होम डिलीवरी करा रहे हैं, बच्चों को शराब पिला रहे हैं। ये वहां पे तो आप ऐप पे ऑनलाइन शराब कर सकते हैं। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने संकट काल में होटल इंडस्ट्री, पब बार इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, बहुत जनता बेरोजगार हुई है, उनको दोबारा से रोजगार पे लगाना है। ठीक है, तो वो एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि किस प्रकार जो पर्यटन विभाग और पर्यटन से जुड़े जितने भी होटल, रेस्तरां और पब थे, उनमें जो बेरोजगारी हुई है उनको किस प्रकार पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन प्रदीप चौधरी जी, सोशल मीडिया पर कई हमारे दर्शक ये कह रहे हैं कि ये सरकार को अगर मदद करनी ही थी, सरकार की इंटेंशन इतनी अच्छी ही थी, तो आर्थिक तौर पर फंड दे सकती थी इन पब और बार संचालकों को, आर्थिक तौर पर मदद कर देती। वो मैं आपकी बात पे आया हूं। अभी भी जल्दी 10 सेकंड जल्दी। डायरेक्ट बेनिफिट ना देके इनको इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया गया है। जिस प्रकार से कारखाना लगाने की फीस 15 लाख से 1 लाख रुपए कर दी गई है, इंपोर्ट ड्यूटी वाइन पे जो है 7% से 3% कर दी गई है। इस प्रकार सरकार को
सरकार द्वारा पब और बार संचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रत्यक्ष लाभ दिया गया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ठीक है प्रदीप व्यवसाय कर चौधरी जी, सकें। ठीक है। सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहां पर देखना यह भी होगा कि इस नई आबकारी नीति का असर क्या पड़ेगा धरातल पर, जमीनी स्तर पर, और लोगों का क्या कहना है, यह भी हम लगातार जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी पहुंचे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें हरियाणा में।